साइंस का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये किसके लिए है? वनपाल और वनरक्षक के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फेथोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? जो फेथोमीटर होता है वो क्या मापने में किया जाता है उसका उपयोग? तो इन चारों में से क्या मापने में किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा महासागर की गहराई। तो महासागर की गहराई मापने में फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे जो फेथोमीटर होता है इससे एक ध्वनि तरंग, क्या ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है, ठीक है। और नीचे की यात्रा के लिए आवश्यक समय तक पानी की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यह उपकरण है फेथोमीटर। और इसकी प्रतिध्वनि को वापस करने के लिए, मतलब एक ध्वनि छोड़ी जाती है और वापस आती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो गहराई है महासागर की वो कितनी है। अब जैसे अब अन्य है भूकंप। भूकंप मापने के लिए किसका? रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल? रिक्टर स्केल को काम में लेते हैं। वर्षा मापने के लिए वर्षा गेज। वर्षा गेज, जिसको इंग्लिश के अंदर रेन गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या कहते हैं? कौन सा काम में लेते हैं? वो होता है ऑडियोमीटर। कौन सा? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो इनमें से जैसे कागज तो अपशिष्ट हो जाता है और लकड़ी भी हो जाती है, सब्जियों के छिलके भी हो जाते हैं, तो प्लास्टिक बैग नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है। प्लास्टिक बैग एक तरल या ठोस रूप में हो सकता है, ठीक है, और वो ही एक अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो पादप कोशिका होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है, जैसे मान लो ये पेड़ है और इसका जो ये तना है और जो बाहरी जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है हमारे सेलुलोज का। और सेलुलोज इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक जो होता है वो सर्वाधिक पाई जाती है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली बार जीवाणु किसके द्वारा देखा गया था? तो पहली बार जीवाणु एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा देखा गया था। और रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या? कोशिका खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर ने क्या खोजा था? या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है? जो आजकल जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो किसके कारण होती है? इन चारों में से तो वो होती है हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसकी जो सबसे उत्तरदायी गैस होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो जैसे CO2 हो गई, CH4 मीथेन हो गई, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, NOx हो गई, उसके बाद CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगा होता है? जब माचिस की तीली होती है उसके ऊपर कौन सा पदार्थ लगा होता है? तो माचिस की तीली के ऊपर जो पदार्थ लगा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है। और जो फटाके होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, उनके अंदर भी फॉस्फोरस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत जनरेटर, जो जनरेटर होता है, जो शादियों में आपने देखा होगा, शादी पार्टियों के अंदर जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कुचालक नहीं है? कुचालक कौन से होते हैं? कुचालक वे होते हैं जिनके अंदर से विद्युत जो करंट होता है वो पास नहीं होता है, और सुचालक वो होते हैं जिनसे विद्युत जो करंट होता है वो पास हो जाता है। तो सबसे सर्वाधिक सुचालक जो धातु है वो हमारी सिल्वर होती है। कौन सी होती है? सिल्वर होती है। और कुचालक तो बहुत सी होती है, जैसे अब इनके ऑप्शन के अंदर देखें, सूखा कागज कुचालक है, इवोनाइट कुचालक होता है, कांच भी कुचालक होता है, जो पारा हो, जो ये धातु होती है पारा, ठीक है, तो ये
ये विद्युत धारा की सुचालक होती है, मतलब इसमें करंट पास होता है, इसलिए अपना आंसर जो हो जाएगा वो पारा हो जाएगा। और पारे को किससे डिनोट करते हैं? तो पारे को Hg से डिनोट करते हैं। और पारे की जो परमाणु संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है पारे का, वो कितना होता है? वो होता है 80। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हास्य या लाफिंग गैस, तो आपने सुना होगा लाफिंग गैस, जिसको सूंघने से इंसान हंसने लग जाता है, तो वो कौन सी गैस होती है हमारी? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या फॉर्मूला होता है? N2O। और इस गैस का जो पहली बार ये खोजी गई थी, ये 1772 में, जो अंग्रेजी प्राकृतिक दार्शनिक और रसायन जो वैज्ञानिक थे, कौन? जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा ये खोजी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आपने बल्ब तो देखा ही होगा, जो पहले आते थे। आजकल तो क्या LED बल्ब आने लग गए, तो जो पहले बल्ब आते थे उनके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती थी, ऐसा बल्ब होता था, वो ऐसा बल्ब होता था। और जो ये स्प्रिंग लगी होती थी, ये किसकी बनी होती थी? ये होती थी टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की बनी होती थी ये। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ऊंच होता था, जिसके कारण यह मतलब पिघलती नहीं थी, और यह जलती थी और प्रकाश देती थी। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन जो गैस है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? वो होता है 7। कितना होता है? 7। और जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 78%। कितने प्रतिशत? 78% है। और ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाद कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरे नंबर की गैस है, जो 21% प्रेजेंट है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज 1772 में किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये टेस्ट कैसा लगा साइंस का? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।